हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो यूकेपीएससी जेईई का आज हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एन टाइप सिलिकॉन कैन बी फॉर्मेड। इसका मतलब है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को देखना है और हमें बताना है कि एन टाइप सिलिकॉन किस स्टेटमेंट में बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर्मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ फास्फोरस। इसका मतलब है यदि हम फास्फोरस को सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो क्या एन टाइप सिलिकॉन बनेगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक को यदि हम सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो क्या एन टाइप सिलिकॉन बनेगा। थर्ड इज फॉर्मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ बोरोन। तो बोरोन को सिलिकॉन के साथ ऐड करने पर क्या एन टाइप सिलिकॉन बनेगा। एंड लास्ट इज फॉर्मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को अगर हम एन टाइप सिलिकॉन एल्यूमिनियम को अगर हम प्योर सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो क्या एन टाइप सिलिकॉन बनता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और लास्ट में इसने पूछा है विच स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो इन सभी स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही है, बाकी तीन गलत है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट इसका गलत है। लेट्स सी हाउ वी कैन अटेंड दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि एक कंबाइंड कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आपके पास पूरा आपको कंसेप्ट पता है तभी इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो हम इस पूरे कंसेप्ट को एक ट्रिक के थ्रू हम लोग आपको समझाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है, आपको हमेशा एक स्टेटमेंट लर्न करना है। दैट इज लेट डिस्कस द स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है। अगर आपके पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखना है। दैट इज आर भाला जी पर आए सब। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखते हैं और जो मैं ट्रिक यहाँ पर आपको डेवलप कर रहा हूँ, जो मैं ट्रिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे और कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो बी, सबसे पहला जो हमारे पास भाला है उससे हम लोग बी ले लेते हैं और ए एल ले लेते हैं। तो लेट्स राइट द ए एल इन कैपिटल लेटर ए एल। देन वी हैव जी। तो हम यहाँ पे जी ले रहे हैं। देन वी हैव टेक आई। लोग आई ले रहे हैं यहाँ पर से हम लोग पी ले रहे हैं। आई से हम लोग ए ले रहे हैं एंड सब से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एस बी। नाउ बी मीन्स बोरोन, ए एल मीन्स एल्यूमिनियम, जी मीन्स गैलियम, आई मीन्स इंडियम, बी मीन्स फॉस्फोरस, A means arsenic and SB is the symbol of antimony। तो आपको याद रखना है SB is the symbol of antimony कि SB जो होता है वो सिंबल होता है एंटीमनी का। therefore we are writing here antimony। तो इसीलिए हम यहाँ पर एंटीमनी लिख रहे हैं। अब बोरोन अगर हम सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखना है जब भी बोरोन को सिलिकॉन के साथ ऐड करेंगे या फिर किसी और सेमीकंडक्टर के साथ जैसे कि जर्मेनियम के साथ ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सिलिकॉन मिलता है। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ, प्योर सिलिकॉन के साथ या फिर प्योर जर्मेनियम को एल्यूमिनियम के साथ ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इस तरह से यहाँ पर भी ऊपर के 4 में पी लिखना है और नीचे के 3 में एन लिखना है। ये याद रखना है हम लोग को, ऊपर के 4 में 3 और नीचे के 3 में एन लिखना है। ओके, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका मतलब अगर बोरोन को ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे तो पी टाइप सिलिकॉन बनेगा और गैलियम को ऐड करते हैं तो पी टाइप सिलिकॉन बनेगा। आर्सेनिक जब ऐड करेंगे फास्फोरस को तो हमारा जो है एन टाइप सिलिकॉन बनेगा। आर्सेनिक को ऐड करेंगे तो एन टाइप एंड एंटीमनी को ऐड करेंगे तो एन टाइप। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को फिर से देखते हैं। इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन फॉर्मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ फॉस्फोरस। इसका मतलब यदि हम फॉस्फोरस को ऐड करते हैं सिलिकॉन में तो क्या वो एन टाइप बनेगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी देखा कि हमारा जो स्टेटमेंट है अगर हम फॉस्फोरस को ऐड करते हैं सिलिकॉन के साथ
तो एन टाइप सिलिकॉन बनता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लगा सकते हैं बिल्कुल सही। नाउ फॉर्मेट बाय एडिंग इम्प्योरिटी आर्सेनिक। तो आर्सेनिक को जब भी हम लोग ऐड करते हैं, अगर हम पीछे जाकर देखें हमारी जो ट्रिक है, अगर हम उसमें देखते हैं तो आर्सेनिक को जब भी ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप सिलिकॉन मिलता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर फॉर्मेट बाय एडिंग इम्प्योरिटी आर्सेनिक, आर्सेनिक को अगर हम सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो एन टाइप सिलिकॉन बनता है। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। फॉर्मेट बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ बोरोन, तो बोरोन को जब भी ऐड करते हैं सिलिकॉन के साथ या फिर किसी अदर सेमीकंडक्टर के साथ, वो एन टाइप सॉरी पी टाइप सिलिकॉन या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा गलत है। इस तरह से हमारा फॉर्मेट बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को जब भी हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस देखा कि एल्यूमिनियम को यदि ऐड करते हैं तो सेमीकंडक्टर के साथ, तो हमें पी टाइप सिलिकॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है 1 3, तो 1 3 भी गलत है, 3 4 ये भी गलत है, 1 2 3 4 ऑल ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सिर्फ सी ऑप्शन हमारा जो इसमें 1 और 2 ओनली गिवन है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से कोई भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप कोई पूछ सकते हैं कि बोरोन को अगर ऐड करते हैं सिलिकॉन के साथ या किसी सेमीकंडक्टर के साथ किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन सकता है। तो ये पूरा हमारा पूरा एक कंसेप्ट को समझने की जगह आप इसको एक ट्रिक्स के थ्रू समझोगे या फिर एक ट्रिक के थ्रू लर्न करोगे, तो आप देखोगे कि बहुत ही इजीली आप बिना कंफ्यूज हुए उसको सॉल्व कर पाओगे। लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। और इस तरह से हम लोग सिंपल सिंपल ट्रिक्स के साथ इस पूरे सेशन को रखा है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है गिवन इक्विवेलेंट सर्किट बिलोंग टू। तो ये जो आपके सामने सर्किट दिखा है, इक्विवेलेंट सर्किट दिखा है, ये किस डायोड का सर्किट है? इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया। तो ये क्या जेनर डायोड का सर्किट है, क्या ये वेक्टर डायोड का सर्किट है, टनल डायोड का, या फिर पीआईएन डायोड का है? तो आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये अगर वेरिएबल है, यहाँ पर आपको देखना है ये जो कैपेसिटर आपका लगा है ये वेरिएबल कैपेसिटर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक वेरिएबल कैपेसिटर का जो डायोड होगा जिसमें वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है वो वेक्टर डायोड होता है, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या है कि बी इसका ऑप्शन सही होगा। वेक्टर डायोड का मतलब ही होता है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। एक डायोड जिसका कैपेसिटेंस वेरिएबल है वो हमारा वेक्टर डायोड होता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा है, इसका मतलब ये वेक्टर डायोड का होगा। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। और यदि आपको जनरल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखना है, टनल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखना है, तो आप आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग दिखाते हैं आपको किस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल डायोड। तो जनरल डायोड का सिंबल अगर हम देखते हैं तो जनरल डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं जनरल डायोड का एक सिंबल, कि आपसे सिंबल भी पूछ सकता है तो आपको सिंबल भी लर्न करने हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ जनरल डायोड। तो ये हमारा सिंबल है जनरल डायोड का। और अगर आप जनरल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है जनरल डायोड का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर जेड और यहाँ पर वी जेड। तो जनरल डायोड इज यूज इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो जनरल डायोड को हम रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा सकता है कि जनरल डायोड किस कंडीशन किस क्या बोलते हैं उसको बाइजिंग में यूज होता है, तो आप बोल सकते हो जनरल डायोड इज यूज इन रिवर्स बायस कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज टनल डायोड। तो टनल डायोड के लिए हम लोग टनल डायोड, तो यहाँ पर आप जनरल डायोड का सिंबल किस तरह से लर्न कर सकते हैं ये भी हम लोग बता देते हैं कि अगर ये जो शेप आपको दिख रहा है एक जेड की तरह से बन रहा है, अगर शेप आपका जो ये जो आपके पास बन रहा है ये जेड की तरह से बन रहा है तो इसका मतलब ये जनरल डायोड होगा। इस तरह से अगर हम लोग टनल डायोड की बात करें, टनल डायोड का सिंबल कैसा होगा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टनल डायोड, तो टनल डायोड का सिंबल हमारा किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं।
दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड। तो इस तरह से आप टनल डायोड को याद रखते हैं क्या? यदि आप इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं तो एक टी की तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये शेप है टी का, जो आपका टॉप होता है इस तरह से आपका बना होता है, तो उस टी की तरह से बन रहा है। इसीलिए आप कह सकते हो कि ये एक टनल डायोड का सिंबल है, क्योंकि ये एक टी की तरह से बन रहा है। अगर हम इधर से देखते हैं इसको, अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक टी का शेप दिखाई देगा। इस तरह से अगर हम देखें तो टी का शेप दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ सिंबल ऑफ टनल डायोड। अब टनल डायोड का हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टनल डायोड का सर्किट इज सिमिलर टू द सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ व्रेक्टर डायोड। तो हम लोगों ने व्रेक्टर डायोड सर्किट देखा है, तो व्रेक्टर डायोड का सर्किट के सिमिलर होता है हमारा टनल डायोड का सर्किट। टनल डायोड का सर्किट भी व्रेक्टर डायोड के सिमिलर होता है। तो अगर हम लोग बनाते हैं इसको, लेट्स ड्रॉ द सर्किट ऑफ टनल डायोड। तो टनल डायोड का सर्किट कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग आरजी बोलेंगे, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर एक इंडक्टेंस होगा, दैट इज इफेक्टिव इंडक्टेंस। एंड हियर यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा। बस फर्क इतना होगा कि जो कैपेसिटर सीजे यानी जंक्शन कैपेसिटेंस होगा, आर जी आर, इसको हम आरएस बोल सकते हैं, इट इज आर सीरीज रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग आर जी इसको बोल सकते हैं। एंड एल इफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर अंतर टनल डायोड और वेक्टर डायोड में इतना है कि जो कैपेसिटर होगा ये वेरिएबल कैपेसिटर नहीं होगा। तो टनल डायोड में जो है आपका कैपेसिटर, टनल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट इट इज सिमिलर टू, बहुत कुछ दिखने में वेक्टर डायोड के सिमिलर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर गलती करते हैं, टनल डायोड को वेक्टर डायोड लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वेक्टर डायोड में यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है और टनल डायोड में यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटेंस नहीं होता। और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके लेटेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट को, और वहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देता है। तो ये ध्यान रखना है, वेक्टर डायोड अगर हम लोग देखते हैं, वेक्टर डायोड इज वेरिएबल कैपेसिटर। और टनल डायोड जो है हमारे पास, वेक्टर डायोड में वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है और टनल डायोड में वेरिएबल कैपेसिटेंस नहीं होता। तो ये अगर आप कंसेप्ट को याद रखोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's discuss the next question. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास बी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो बी है। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वेक्टर डायोड। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी वेरिएबल कैपेसिटेंस दिखाई देगा इक्विवेलेंट सर्किट में, इस टाइप का एक सर्किट बना है और उसमें आप लोग इक्विवेलेंट सर्किट में वेरिएबल कैपेसिटेंस दिख रहा है, तो आप हमेशा वेक्टर डायोड का ऑप्शन जो है वहाँ पर सेलेक्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। No, in the dash, the emitter junction is reverse bias and collector junction is forward bias। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस केस में आपका एमिटर टू बेस जंक्शन, जो एमिटर यहाँ पर एमिटर जंक्शन या एमिटर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस, किस कंडीशन में आपका एमिटर टू बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है और कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या फिर इस टाइप के बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट आपको केसेस देते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, क्योंकि आपके 4 केसेस हैं, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड रिवर्स एक्टिव रीजन, या जिसको हम लोग इन्वर्स रीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्स रीजन भी हम लोग बोलते हैं, हमारा जो रिवर्स एक्टिव रीजन होता है उसको इन्वर्स रीजन भी बोलते हैं। तो इन सभी के डिफरेंट आपका अरेंजमेंट होते हैं, और उन अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। किसी का अरेंजमेंट जो है आप दूसरे का ऑप्शन लगा सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक मेमोरी एड हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे दैट इज कार्स, CARS, कार्स। बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड है कार्स, CARC, कार्स। इस सिंपल से वर्ड को आप याद रखोगे तो आप 4 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और 4 टाइप के क्वेश्चन, 4 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और आपका आंसर हमेशा सही होगा। बट आप इस मेमोरी एड को याद रखना, CARS। नाउ डिस्कस हाउ टू यूज दिस ट्रिक, हाउ टू यूज दिस मेमोरी एड। इस तरह से आप इस मेमोरी एड को यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज आवर वर्ड CARS, कार्स। नाउ सी के ब्रैकेट में लिखना है कट ऑफ रीजन, एक ब्रैकेट में लिखना है एक्टिव रीजन।
रिवर्स एक्टिव या फिर इनवर्स रीजन, या फिर इनवर्स रीजन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। सैचुरेशन रीजन, नाउ हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो बेस तो कॉमन होता है, हम लोग बेस को अभी डिस्कस नहीं करते, हम लोग डिस्कस करते हैं कि एमीटर और कलेक्टर में ई और सी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। ई और सी में अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई, तो सी पहले आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कलेक्टर टू बेस जंक्शन, देन लिखेंगे एमीटर टू बेस जंक्शन। और इस ट्रिक को आप इसी तरह से यूज करोगे तभी सही होगा। 80% ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर भी, 80% ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत, इस ऑप्शन में हम लोग जब है आगे पीछे कर देते हैं इस को, इस अरेंजमेंट को, और उस कारण से सारा का सारा जो हमने ट्रिक बनाया अरेंजमेंट का पूरा खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को आप याद करने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कलेक्टर पहले आता है, सी जो है हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है, और एमीटर बाद में आता है। ओके, इस हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिवर्स बाइज, रिवर्स बाइज, देन रिवर्स बाइज, फॉरवर्ड बाइज, देन फॉरवर्ड बाइज, रिवर्स बाइज, एंड लास्ट हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम लोग कलेक्टर टू बेस रीजन को रिवर्स बाइज करते हैं और एमीटर टू बेस जंक्शन को भी रिवर्स बाइज करते हैं, तो द ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन। इस तरह से हम लोग कलेक्टर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बाइज करते हैं और एमीटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइज करते हैं, तो इट विल ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। इस तरह से कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइज एंड एमीटर टू बेस जंक्शन रिवर्स बाइज, देन इट बिकम रिवर्स बाइज, रिवर्स एक्टिव रीजन, या फिर उसको ही हम लोग इनवर्स रीजन भी बोलते हैं। इस तरह से आप लोग कलेक्टर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइज एंड एमीटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइज करते हैं, तो हम लोग सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करते हैं। तो अब हम लोग अपने ऑप्शन देखते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आप इन ट्रिक्स को याद रखोगे। लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। तो इन दिस क्वेश्चन, इन द एमीटर, इन द डैश एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बाइज एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज। तो किस रीजन में आपका कलेक्टर टू बेस जंक्शन जो है, एमीटर टू बेस जंक्शन रिवर्स बाइज होता है और कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड। लेट्स सी हाउ इन विच रीजन रिवर्स एमीटर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइज एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज। तो एमीटर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइज, एमीटर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइज एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज इन रिवर्स एक्टिव रीजन और इनवर्स रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन और इनवर्स रीजन। Therefore the answer is inverse D region. Therefore the answer is D. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को इस ट्रिक के थ्रू बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डैश आर बेसिकली एन inverting amplifier where we replace, okay, the question has some misprinting issue, so the question has some misprinting issue, so ये मैं इसको सही कर देता हूँ आपके लिए। डैश आर बेसिकली एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर where we replace a feedback resistor with a capacitor। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपने फीडबैक रजिस्टर को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। यदि फीडबैक रजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया तो आपका किस टाइप का सर्किट बनेगा? क्या वो डिफरेंशिएटर होगा, क्या समर होगा, या एक्टिव फिल्टर होगा, या फिर इंटीग्रेटर बनेगा? तो लेट्स डिस्कस द ट्रिक हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद वेरी इजी मेथड। तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, तो हम लोग वही डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को एक मेमोरी एड याद रखना है, DCR एंड IRC। DCR एंड IRC हमेशा याद रखना है, DCR एंड IRC। ओके, इट इज DCR एंड IRC। तो अगर हम लोग बोलें, अगर डायग्रामेटिकली बोलें, तो हमारे पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, दिस इज द सर्किट ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और हम लोग यहाँ पर बोलते हैं
अगर हम डिफरेंशिएटर की बात करें यानी कि हमारे पास जो मेमोरी एड है उसकी बात करते हैं DCR। तो डिफरेंशिएटर में हमेशा कैपेसिटर पहले होगा और रजिस्टर बाद में। डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर पहले और रजिस्टर बाद में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर लगाते हैं एंड देन वी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे फीड एक रजिस्टर लगाते हैं, इसको हम लोग फीडबैक रजिस्टर बोलते हैं। तो दिस इज द सर्किट ऑफ डिफरेंशिएटर। इस तरह से आप डिफरेंशिएटर को याद रख सकते हैं, इसका एनालिसिस एनालिटिकली भी याद रख सकते हैं, बट हम लोग एक ट्रिक के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि ये सेशन प्योरली हम लोग एनालिटिकली नहीं बना रहे, हम लोग ट्रिक किस तरह से आप ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो DCR यानी डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर पहले आएगा, रजिस्टर बाद में। इस तरह से अगर हम इंटीग्रेटर की बात करते हैं, इसी तरह से अगर हम लोग इंटीग्रेटर की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DCR एंड IRC। तो इंटीग्रेटर में हमेशा रजिस्टर पहले आएगा, इंटीग्रेटर में हमेशा रजिस्टर पहले आएगा, इंटीग्रेटर में रजिस्टर पहले आएगा और कैपेसिटर बाद। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस फिगर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं फीडबैक में कैपेसिटर रहेगा, फीडबैक में कैपेसिटर रहेगा, फीडबैक में कैपेसिटर रहेगा। इसको लिख सकते हैं फीडबैक कैपेसिटर एंड इट इज R। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेटर के लिए भी आ सकता है और डिफरेंशिएटर के लिए भी आ सकता है। तो आप दोनों ट्रिक्स को याद रखोगे तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो डैश आर बेसिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वेयर वी रिप्लेस अ फीडबैक रजिस्टर। तो फीडबैक रजिस्टर को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया और सुटेबल वैल्यू। तो फीडबैक रजिस्टर को अगर कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, फीडबैक रजिस्टर को, ये जो फीडबैक रजिस्टर उसको कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, तो वो कौन सा सर्किट बनेगा? इंटीग्रेटर सर्किट बनेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीग्रेटर आएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर फीडबैक रजिस्टर को, इसमें बोला है आर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वेयर वी रिप्लेस अ फीडबैक रजिस्टर विद अ कैपेसिटर। तो फीडबैक रजिस्टर को अगर कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास इंटीग्रेटर बनेगा। फीडबैक रजिस्टर को अगर कैपेसिटर से रिप्लेस करा तो हमारे पास एक इंटीग्रेटर सर्किट बनेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू आर enjoying the session and please like, share with your friend. Now discuss the next question. So this is also a very important question. ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट में जो आपके पास गिवन है ये किस टाइप का सर्किट आपका है? ये क्या लॉक कन्वर्टर है या फिर एंटी लॉक कन्वर्टर, क्लैंपिंग सर्किट है, क्लिपिंग सर्किट, आपको ये बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी गलती कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको एक कंबाइंड एक ट्रिक आपको या फिर एक कंसेप्ट आपको बनाकर दे सकता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आप इनको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ऑपरेशन एम्पलीफायर। अच्छा सा फिगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर यहाँ पर लगा है और डायोड यहाँ पर, इस तरह से आपके पास सर्किट है। यहाँ पर इस तरह से आपके पास सर्किट है कि रजिस्टर आपका पहले लगा है और डायोड बाद में। अगर इस तरह से आपके पास सर्किट बना है कि रजिस्टर पहले लगा है और डायोड बाद में, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रजिस्टर पहले बना है और डायोड बाद में, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ लॉग एम्पलीफायर या फिर लॉग कन्वर्टर। लॉग एम्पलीफायर एक जॉइंट स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, एक आपके लिए कंसेप्चुअल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं कि अगर इस तरह से रजिस्टर हमारा पहले लगा है और फिर डायोड लगा है तो हम लोग बोलेंगे इस टाइप का सर्किट यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक में हम लोग बोलेंगे इट इज अ लॉग एम्पलीफायर, इज अ लॉग एम्पलीफायर। नाउ अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता था, हमारे पास सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता था
जैसे आपके स्क्रीन पर है कि रजिस्टर हमारा बाद में लगा होता है और डायोड पहले। रजिस्टर हमारा बाद में लगा हो सकता है और डायोड पहले। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो रजिस्टर डायोड पहले लगा है फिर रजिस्टर लगा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको एंटी लॉग एम्पलीफायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी लॉग एम्पलीफायर। दिस इज कॉल्ड एज एंटी लॉग एम्पलीफायर। हमेशा याद रखना है दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग एम्पलीफायर। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग एम्पलीफायर। नाउ अगर हमारा डायोड कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, अगर हमारा डायोड कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, अगर हमारा डायोड ना ही पीछे की तरफ लगा ना ही फीडबैक में लगा है, इस तरह से हमारे पास ना ही फीडबैक में लगा है और ना ही पीछे की तरफ लगा है, कुछ इस तरह से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिफायर। दिस इज द रेक्टिफायर सर्किट। अब वो किस टाइप का सर्किट है हम लोग डिटेल में कभी जाएंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग अब किस तरह से ट्रिक के थ्रू या फिर किस तरह से मेमोरी एड्स के थ्रू आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज let's discuss the next okay let's discuss the answer of this question। तो क्योंकि डायोड हमारा यहाँ पर लगा है, एक रजिस्टर हमारा यहाँ पर लगा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ लॉग कन्वर्टर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और एनालिटिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एनालिसिस में जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किस तरह से आप कम टाइम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हम लोग एनालिटिकली बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ओके we have to find the value of x। we have to find the value of x। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ तरह से गिवन है 1012 is equals to 1, it is 112। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको हमेशा इसको डेसिमल वैल्यूज में चेंज करना है। तो अगर इसको डेसिमल वैल्यू में चेंज करते हैं तो 3 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ओके नाउ 3 3 9 27 27 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। नाउ अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 6 5 30 ओके इट इज 5x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x को कॉमन अगर लेते हैं x माइनस 5 x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं इज टू माइनस के 6 और 5 आ रहा है, माइनस के 6 इज इनवैलिड आंसर, इट इज इनवैलिड आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 इज द आंसर इज राइट। तो इसका जो बेस जो हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 5 होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, we have to convert 4-bit gray code that is R5 into decimal, okay, a 4-bit gray code into for decimal number 5। okay, we have to convert it into binary number। तो इसको हम लोग binary number में कन्वर्ट करना है। I think the question is something misprint, तो आप इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने ग्रे कोड दिया है जस्ट इज 5। okay, it is the 4-bit gray code for decimal number 5। okay, it is तो 4-bit decimal number हम 4-bit decimal number ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। इसका क्वेश्चन का आंसर मतलब का ये है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास
5 जो है इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 कुछ इस तरह से एस इज 101, और 4 बिट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ग्रे कोड कन्वर्ट करने के लिए 0, देन वी हैव 1, देन वी हैव 1, देन वी हैव 1। तो एक्सोरिंग करने पर 0 1 1 हमारा आंसर आ रहा है, तो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, आपके 2 नंबर दिए हैं और आपसे पूछा व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द कोड। इन 2 कोड्स में आपको बताना है कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही कम लोगों को, इस क्वेश्चन का जो आप जेई के लिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है कि हम लोग हैमिंग कोड किस तरह से निकालते हैं। तो मैं बहुत ही इजी मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग इन दो नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। इन 2 नंबर्स को हम लोग एक्सॉरिंग करेंगे। लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो 1, ओके, इट इज 1 1 0 0 1 0 1 1, and it is 1 0 0 0 0 1 1 1। नाउ एक्सॉरिंग इट, अगर हम इसको एक्सॉर करते हैं तो सेम टाइप के नंबर्स के लिए 0, सेम टाइप के नंबर्स के लिए 0, डिफरेंट टाइप के नंबर्स के लिए 1, डिफरेंट टाइप के लिए 1, फिर सेम के लिए 0 0, फिर डिफरेंट के लिए 1 और फिर सेम के लिए 0। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 बिट में चेंज आ रहा है, 3 बिट वंस आ रही हैं। तो जितनी भी नंबर्स ऑफ बिट वंस आ रही हैं, एक्सॉरिंग करने पर जितनी भी नंबर्स ऑफ बिट वंस आ रही हैं, वही हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा, वही हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा। हमेशा याद रखना है कि 2 नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो इनका एक्सॉरिंग करना है और फिर हमें देखना है कितने नंबर्स ऑफ बिट 1 आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बिट चेंज आ रहा है, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ बिट 1 आ रहे हैं, और वही हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा। यहाँ पर 3 नंबर्स ऑफ 1 आ रहे हैं, देयरफॉर द आंसर इज बी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, it is also a digital type. I will take some different question. Question of circuit theory. This is the question from circuit theory. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक बस हम लोग चेंज करने के लिए, एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थ्योरी से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक इस तरह से सर्किट गिवन है और हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड वी वाई, वी हैव टू फाइंड वी वाई, वी हैव टू फाइंड, इट इज वी हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। तो हमें 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, जिसको हम लोग वी वाई बोल रहे हैं, उसको हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर आई जेड दिया है, आई जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख आई जेड इज इक्वल्स टू माइनस के 3 एम्पेयर गिवन है, और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 3Vx। ये जो हमारे पास है 3 इंटू वी एक्स, दैट इज आर करंट सोर्स, दैट इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। जो हमारा करंट सोर्स है एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, दैट इज इट इज डिपेंड्स ऑन Vx। तो Vx की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है। अगर हम देखें यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो Vx की वैल्यू क्या हो गई, Vx की वैल्यू हो गई 5 वोल्ट। तो 3 इंटू 5 15। तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर जो करंट जा रहा है इस करंट सोर्स से, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू है 15 एम्पेयर। 15 एम्पेयर करंट इधर से जा रहा है, माइनस के 3 एम्पेयर करंट इधर से आ रहा है। तो और अगर हम लोग यहाँ पे जंक्शन पर किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, अगर यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि 15, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं 15 माइनस coming towards the node will add with each other, but the polarity of this current is minus के 3। okay, current coming towards the junction will add with each other। current जो है जब एक जंक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस के 3 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 15 माइनस 3 इज टू 12। जब एम्पेयर करंट इस ब्रांच से इस ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा, जब 12 एम्पेयर करंट इस ब्रांच के अक्रॉस फ्लो करेगा, जब 12 एम्पेयर करंट इस ब्रांच के अक्रॉस फ्लो करेगा, यहाँ पर 1 ओम रजिस्टर है, इसका मतलब 12 वी वाई क्या होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू
आई इंटू आर जो करंट है और उसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, वी वाई इज इक्वल्स टू करंट कितना है 12 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, देयरफॉर इट इज 12 वोल्ट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, दिस इज वी 12 वोल्ट, इसका आंसर आ रहा है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाते, बट शर्ते आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाने होते थे और उन कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि करंट आपको जो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होते हैं हमारे पास, सॉरी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उनके बारे में हम लोग कम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, लेकिन आपका इस क्वेश्चन इस तरह से अगर आप करते तो काफ़ी इजीली सॉल्व कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी आर कमिंग टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन, डिस्कस द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एन आइडल 6 बिट DAC विद जीरो ऑफसेट वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 0.1 वोल्ट। ओके, आई विल चेंज द कलर, दिस कलर इज नॉट लुकिंग गुड। तो ये आप लोग के लिए हम लोग जो वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट फॉर इनपुट 0 0, ओके इट इज 0 0 0, this 4 zeros and 4 zeros and 1. Then what is the voltage V out is what for इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, that is 0 0 1 0 1 0। तो अगर इसकी डेसिमल वैल्यू देखते हैं हम लोग 0 1, इट इज डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस, इसका डेसिमल वैल्यू 2 होगा और इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8 and 8 plus 2 10। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यूज को बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हो। मुझे आई होप यू आर, अब मुझे लगता है कि आपको ये तो मेथड आता ही होगा, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो VIN जो है हमारे पास, VIN फॉर 0 पॉइंट, अगर हम लोग इसकी बात करें कंसेप्चुअली, फॉर 0.1 वोल्ट, for 0.1 volt the decimal value is 2. Then for V out, what value for V out, the decimal value is 10. For 10 जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, इसके लिए V out क्या होगा, इस वैल्यू के लिए हमारे पास 2 है, तो V out इसके लिए क्या होगा, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर डिवाइड करके देखते हैं तो V out इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इस कंसेप्ट के थ्रू जाएं, ये बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है आपके लिए। 0.1 वोल्ट के लिए आपके 2 है, तो V आउट के लिए क्या, 10 वोल्टेज के लिए क्या वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं V आउट। 0.1 वोल्टेज के लिए आपके जो डेसिमल वैल्यू है वो 2 है, तो डेसिमल वैल्यू 10 के लिए आपके पास V आउट क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, इक्विवेलेंट रख के डिवाइड किया, बहुत ही ईजी आपके सामने V आउट। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, अगर तो इसका आ जाएगा 0.5 वोल्ट, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 वोल्ट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 वोल्ट आपके पास आंसर आ रहा है और बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको बहुत ज़्यादा इसके फार्मूलाज नहीं पता होंगे, बहुत सारे वैसे फार्मूलाज हैं इसके क्वेश्चन करने के, बट अगर वो फार्मूलाज नहीं भी पता तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूलाज को लर्न किए। बट हम लोग यहाँ पर फार्मूलाज भी लर्न करना आपको सजेस्ट करेंगे, आप फार्मूलाज भी लर्न करिए, उसके थ्रू भी अगर आप जाते हैं तो यही आंसर आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में, थोड़ा सा सिंपल ट्रिक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही लेटेस्ट, आपका जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से ही हम लोग लिख रहे हैं। व्हाट इज द बेस वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल हमारा मेथड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं लगाने वाले। तो हम लोग देखते हैं 54 के बेस में बी है, तो हम लोग अगर इन पूरी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 50 के, विल चेंज द 54 बेस बी डिवाइडेड बाय 4 बेस बी इज इक्वल्स टू 13 बेस बी। तो 54 बेस बी अगर इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 5b प्लस 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू। आप किस तरह से डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं दूसरी वैल्यू में, मुझे लगता है ये आपको कंसेप्ट आता होगा। तो उसी के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ।
अगर आप इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 5b प्लस 4 आपका आंसर है, डिवाइडेड बाय इसको अगर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इट इज 4, ओके, प्लस इजिकल्स टू इसको अगर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आएगा ये 13b है, तो देयरफॉर वी हैव b प्लस 3। इस तरह से इसको डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को नहीं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं 54 के बेस b है, तो इसको मैं डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, इसके 0 और इसके नीचे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर b, तो b की पावर 1 इंटू 5 प्लस b की पावर 0 इंटू 4, तो ये आ गया 5b प्लस 4, b की पावर 0 इज 1। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर वैल्यूज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इसको 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4b प्लस 12, ओके। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो b इज इक्वल्स टू 8 आ गया। बहुत ही इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को देखकर काफ़ी सोचते हैं कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है और उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से हम लोग आज का सेशन आपका यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सेशन। आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले सेशंस में उनको भी उन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने का। तो थैंक यू वेरी मच।